आज जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग है। इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग के अंडर आता है। ये उसकी एक वन ऑफ द कैटेगरी है। जब हमने नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग क्लासिफाई किया था तो उसमें एक थर्मल प्रोसेस क्लासिफिकेशन था। उस थर्मल प्रोसेस क्लासिफिकेशन के अंडर ये इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग आता है। थर्मल प्रोसेस के अंडर क्यों किया गया है? क्योंकि थर्मल प्रोसेस का मतलब है कि आप थर्मल एनर्जी की हेल्प से आप मटेरियल रिमूव कर रहे हो किसी वर्क पीस पे से। तो जैसे मान लीजिए ये वर्क पीस है, वर्क पीस पे हमें मटेरियल रिमूव करना है, इसे होल करना है यहाँ पे। तो ये होल करने के लिए हमें थर्मल एनर्जी का इस्तेमाल करना है, और वो थर्मल एनर्जी यानी हीट, जब हमारी हीट यहाँ पे आएगी, ये इतने मटेरियल को, ये आपका जो मटेरियल यहाँ पे दिख रहा है, इस मटेरियल को मेल्ट कर देगा और वेपराइज कर देगा। तो मेल्टिंग एंड वेपराइजेशन इज द फिनोमिना और मैकेनिज्म बाय विच वी विल रिमूव द मटेरियल फ्रॉम द वर्क पीस। तो थर्मल प्रोसेस में हीट को यूज करके हम मेल्टिंग और वेपराइजेशन करते हैं और मटेरियल को रिमूव करते हैं वर्क पीस में से और मशीनिंग करते हैं। तो उसमें हमने प्लाज्मा मशीनिंग पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग हमने पढ़ ली है, जिसमें वायर का टीडीएम उसके अंदर एक पार्ट था, वो भी हमने पढ़ा। ये सारे थर्मल प्रोसेस के अंदर आते हैं। लेजर बीम मशीनिंग, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग, तो इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग भी थर्मल प्रोसेस का पार्ट है। इसको इलेक्ट्रो ऑप्टिक, अब जो इलेक्ट्रॉन और लेजर बीम मशीनिंग है, इन दोनों, ये दोनों ही थर्मल प्रोसेस हैं। अभी फिलहाल हम इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग करेंगे, लेकिन दोनों का मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सेम है। बस इलेक्ट्रॉन लेजर बीम मशीनिंग में क्या होता है, आपका जो हीटिंग करने के लिए वर्क पीस को रिमूव करने के लिए, मान लीजिए वर्क पीस इसमें से मटेरियल इतना होल करना है, रिमूव करना है, तो जो ये यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी वो हम एक फोटोन पैदा करेंगे। लेजर बीम मशीनिंग में फोटोन पैदा करते हैं बहुत सारे, और वो जाके स्ट्राइक करेंगे वर्क पीस पर, और उसकी वजह से हीट जनरेशन होगी। हीट जनरेशन से टेम्परेचर राइज करेगा, जिसकी वजह से मेल्टिंग होगी लास्ट में फाइनली, और वेपराइजेशन होगा। तो यहाँ पे हम फोटोन का इस्तेमाल कर रहे हैं लेजर बीम मशीनिंग में। तो लेजर बीम मशीनिंग में हम फोटोन का इस्तेमाल करेंगे, और कोहेरेंट फोटोन होंगे, हाई कोहेरेंट फोटोन। लेकिन इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग में हम इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करेंगे फोटोन की जगह। तो वर्क पीस होगा, अगर मटेरियल रिमूव करना है यहाँ से, तो आप कई सारे वेरियस इलेक्ट्रॉन्स, ये मान लीजिए वेरियस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कई सारे इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है, लेकिन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर डेंसिटी में हो और जाके स्ट्राइक करें तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि उनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा रहेगी। तो जब टेम्परेचर राइज करेगा, हीट राइज होने की वजह से, तो आपका फिर से मेल्टिंग होगा और वेपराइजेशन होगा, जिसकी वजह से आपका मटेरियल रिमूव हो जाएगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग में हम इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करते हैं वर्क पीस का मशीनिंग करने के लिए, और लेजर बीम मशीनिंग में हम फोटोन को हाई कोहेरेंट फोटोन्स को हम स्ट्राइक करते हैं हीटिंग कॉज करने के लिए और मशीनिंग कॉज करने के लिए। तो ये दोनों में डिफरेंस है, और दोनों को इसीलिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल थर्मल प्रोसेस भी कहा जाता है। इसका मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ऑप्टिकल वे में हीट प्रोड्यूस करना, क्योंकि इसमें हम लेंसेज वगैरह भी इस्तेमाल करेंगे। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को ऑप्टिकल वे में हीट प्रोड्यूस करना और उस हीट से मटेरियल रिमूव करना, इसलिए इसको इलेक्ट्रो ऑप्टिकल थर्मल प्रोसेस भी कहा जाता है। अब इसमें मटेरियल कैसे रिमूव होता है वो हम देखेंगे। इसमें एक इलेक्ट्रॉन बीम गन का इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको डायग्राम में पूरा समझाते हुए जाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारा डायग्राम है, ठीक है, थोड़ा सा इलाज कर देता हूँ इसे। अब इसमें हमारा क्या होता है, सबसे पहले अगर आप देख रहे हो तो यहाँ से हाई वोल्टेज सप्लाई है, ठीक है, ये हाई वोल्टेज सप्लाई हमने यहाँ से दे दी, ठीक है। अब ये हाई वोल्टेज सप्लाई के आगे हमने एक इलेक्ट्रोड लगा दिया है, कार्ट्रिज लगाया है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बीम गन। इलेक्ट्रॉन बीम गन, इलेक्ट्रॉन बीम गन, इससे हम क्या करेंगे, हम गन से इलेक्ट्रॉन पैदा करेंगे। तो वो कैसे पैदा होता है, इस इलेक्ट्रॉन बीम से, ये जैसे कैथोड, इसको लगा दिया नेगेटिवली बायस, ये कैथोड है आपका। तो यहाँ हाई वोल्टेज सप्लाई से नेगेटिव टर्मिनल जो आ रहा है वो हमने इस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दिया कैथोड को, इसे हम कैथोड बोलेंगे, क्योंकि नेगेटिवली बायस्ड है, नेगेटिवली बायस्ड है, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। और जनरली ये जो कैथोड है, ये जो इलेक्ट्रोड है, वो आपका कौन से मटेरियल का होता है, वो आपका या तो टंगस्टन का होता है या फिर टेंटलम का हम इस्तेमाल करते हैं, टेंटलम। तो ये दो तरह के मटेरियल हैं, और ये जो इलेक्ट्रोड है ये एक फिलामेंट के फॉर्म में होते हैं, एक फिलामेंट के फॉर्म में होते हैं। इनका जो टाइप है वो फिलामेंट होता है। अब जब हम हाई वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो हम इसको, और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है इसी हाई वोल्टेज सप्लाई का, वो इस एनोड को हम कनेक्ट करके रखते हैं। ये हमारा एनोड है, इसको हम पॉजिटिव सप्लाई देते हैं
और नेगेटिव सप्लाई जो हम देते हैं वो आपका इस इलेक्ट्रोड गन को देते हैं, इसके कैथोड को, जिसमें हम टंगस्टन और या फिर टेंटलम फिलामेंट लगा के रखते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इससे क्या होगा, जब यहाँ पे टेम्परेचर राइज करेगा, व्हेन द टेम्परेचर विल राइज टू टंगस्टन फिलामेंट और टेंटलम फिलामेंट का टेम्परेचर, क्योंकि आप वोल्टेज सप्लाई देंगे कम से कम 100 किलो वोल्ट का आप सप्लाई देते हैं, वोल्टेज सप्लाई जो होती है 100 किलो वोल्ट का आप सप्लाई करते हैं, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है, कम से कम टेम्परेचर राइज करता है इस इलेक्ट्रोड पे, नेगेटिव कैथोड पे 2500 डिग्री सेल्सियस। तो जब 2500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करता है तो उससे इलेक्ट्रॉन जनरेट होना शुरू हो जाते हैं, तो थर्मो आयनिक इमिशन होता है। थर्मो आयनिक इमिशन होने की वजह से थर्मो आयनिक इमिशन, जब थर्मो आयनिक इमिशन होता है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं। अब इसी के आगे यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे इसके कैथोड से, तो आगे की तरफ मूव कर सके, उसको एक डायरेक्शन दे दें। इसके लिए हमने क्या किया है, एक बायस ग्रिड लगा दिया है यहाँ पे, इसे बोलते हैं बायस ग्रिड। ये बायस ग्रिड भी नेगेटिवली बायस्ड है। अब ये क्यों किया गया है, ये इसको भी एक नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है, नेगेटिवली बायस्ड है, क्योंकि आप ये आपके फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करेगा। इट विल कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपके इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो हो रहे हैं उनको कंट्रोल करेगा, और आपका जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से हाई स्पीड से निकलेगा तो वो इसे बाईपास कर जाएगा बायस से, ये इसको कंट्रोल करेगा। अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आगे पास ऑन हो जाएंगे और एनोड तक आएंगे, क्योंकि एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और वो इतनी हाई स्पीड से है कि जैसे ही एनोड से पास करेंगे वो पास करेंगे, तो इस टाइम पे जब एनोड से पास करते हैं उस टाइम पे इनकी वेलोसिटी कम से कम हाफ द वेलोसिटी ऑफ द लाइट के बराबर होती है। इनकी वेलोसिटी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है हाफ, लेकिन फिर भी उनकी वेलोसिटी काफी ज्यादा रहती है। तो वो ज्यादा वेलोसिटी रहने के बाद भी वो जब बाईपास करते हैं तो ये एनोड को बाईपास कर जाएंगे। इसके आगे आप देखेंगे तो थ्रोटल वाल्व है, उससे आगे सप्लाई कर देंगे। मैग्नेटिक लेंस लगा रखा है यहाँ पे, ये हमारा मैग्नेटिक लेंस है। ये मैग्नेटिक लेंस क्या करेगा, इसको कंसंट्रेट करेगा, फोकस करके रखेगा, ताकि इलेक्ट्रॉन्स आपके डाइवर्ज ना हो इधर उधर, जैसे इस साइड में इलेक्ट्रॉन्स ना जाए, सीधे कंसंट्रेट करे और फोकस हो जाए। क्योंकि आपकी हाई एनर्जी डेंसिटी चाहिए हमें इलेक्ट्रॉन्स की, ताकि क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन से जो एनर्जी मिलेगी वो बहुत कम होगी, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जब एक ही जगह पे स्ट्राइक करेंगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी, और हमें इसे एक स्पॉट पे एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। तो जो हमारा वर्क पीस रह गया है मान लीजिए, उसको एक पर्टिकुलर स्पॉट पे हमें मशीनिंग करनी है, तो वो मशीनिंग तभी होगी जब हम कई सारे इलेक्ट्रॉन एक जगह पे स्ट्राइक कर सके। उसको स्पॉट साइज कहते हैं जहाँ पे हमें मशीनिंग करनी है। तो वो स्पॉट साइज जो है वो 10 to 100 माइक्रोन के करीब तक हम इसमें कर सकते हैं, यानी बहुत ज्यादा कंसंट्रेट कर सकते हैं। और उसमें कहीं ना कहीं रीजन ये है कि मैग्नेटिक लेंस है जो आपका कंसंट्रेट करता है। तो मैग्नेटिक लेंस इसे कंसंट्रेट करता है। आगे फिर क्या होता है, आपका एपर्चर आता है, ठीक है। तो ये अगर आप देख रहे होंगे एपर्चर लगा हुआ है। ये एपर्चर क्या करेगा, जो इसमें से इलेक्ट्रॉन फोकस है वो तो निकल जाएंगे बाईपास का, लेकिन अभी भी अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो थोड़ा सा डाइवर्ज हो रहे हैं, स्ट्रे इलेक्ट्रॉन्स जिसे कहते हैं, स्ट्रे इलेक्ट्रॉन्स जो थोड़े से डाइवर्ज हैं, अभी भी फोकस नहीं है, उनको वहीं रोक देता है, और जो फोकस होते हैं काफी ज्यादा वो उसे बाईपास कर जाते हैं एपर्चर से। तो एपर्चर के पास होने के बाद ये क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल के थ्रू पास होके जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल क्या करेगा, जो भी आपका इलेक्ट्रॉन है उसको और ज्यादा फोकस कर देगा, और फोकस कंसंट्रेट करके एक पर्टिकुलर स्पॉट साइज पे ले आएगा। तो आपके इलेक्ट्रॉन और ज्यादा कंसंट्रेट हो जाएंगे, यहाँ फोकस हो जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे तो और फोकस हो जाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल के बाद। तो ज्यादा फोकस होने के बाद आपका फिर से एक डिफ्लेक्टर कॉइल यहाँ पे लगा रखा है, ये डिफ्लेक्टर कॉइल है। डिफ्लेक्टर कॉइल क्या करेगा, अगर आपका ये सही से वर्कपीस के रिगार्डिंग, अगर ये जो आपका इलेक्ट्रॉन फोकस करके आ रहा है, फोकस इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं वो अगर वर्कपीस के हिसाब से पोजीशन नहीं है सही, तो इसको थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करने में बहुत स्मॉल अमाउंट से डिफ्लेक्ट कर सकता है, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत स्मॉल अमाउंट से डिफ्लेक्ट करके उसे पोजीशन करने के काम आएगा, ताकि हम सही पोजीशन पे कटिंग कर सके। तो इसलिए डिफ्लेक्टर कॉइल लगाया जाता है। अब इसके साथ दो चीजें और हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, ये पोर्शन जो है ये आपका लाइटिंग सिस्टम है, और ये आपका इल्यूमिनेशन सिस्टम भी बोलते हैं इसे, और लाइटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। ये येलो कलर का पोर्शन जो है इसे टेलीस्कोप बोलते हैं। और ये दोनों लाइटिंग सिस्टम और टेलीस्कोप सिस्टम दोनों के दोनों आपका क्या करते हैं, अलाइनमेंट करने के काम आते हैं। इनसे क्या होगा, आप अलाइनिंग कर सकते हैं, अलाइनमेंट करने के काम आते हैं। अलाइनमेंट किसको करता है, जो आपका ये फोकस इलेक्ट्रॉन आ रहा है
इस इलेक्ट्रॉन को वर्कपीस पे जहां स्ट्राइक करना है, अगर वो मैच नहीं कर रहा है, जहां पे फोकस कर रहे हैं, मान लीजिए मुझे वर्कपीस है, मेरा वर्कपीस यहाँ पे, तो जैसे वर्कपीस है, वर्कपीस के यहाँ मशीनिंग करनी है, लेकिन आपका फोकस इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे आ रहा है, इस पोर्शन पे आ रहा है, इस वाले पोर्शन पे, तो मैं क्या करूंगा, मुझे आपकी इस इलेक्ट्रॉन जो आ रहे होंगे उसको थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करके इस जगह पे लाना होगा, ताकि आपका इस जगह पे मशीनिंग हो सके वर्कपीस पे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अलाइनिंग करनी पड़ती है, तो फोकस इलेक्ट्रॉन को अलाइन करना पड़ता है वर्कपीस के साथ। तो ये अलाइनमेंट करने का काम आता है किसको, फोकस इलेक्ट्रॉन को वर्कपीस के साथ, ताकि आप सही जगह पे मशीनिंग कर सकें। तो इसलिए इल्यूमिनेशन सिस्टम या लाइटिंग सिस्टम और टेलीस्कोप सिस्टम हम यूज करते हैं। अब इसमें इन्हीं के साथ दो चीजें और देखिए आप, एक यहाँ पे पोर्ट बना हुआ, एक ये पोर्ट बना हुआ है। ये पोर्ट जो है ये वैक्यूम गेज, ये जो अंदर हमें वैक्यूम रखना पड़ता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन बीम गन है, यहाँ पे हमें आपको वैक्यूम क्रिएट करके रखना पड़ेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्यों, रीजन भी, वैक्यूम अगर नहीं रखेंगे तो जब आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलना शुरू करेंगे, ये जो वैक्यूम है आपके निकलना शुरू करेंगे और बायस ग्रिड से पास करें, तो एटमॉस्फेयर अगर रहेगा, एयर रहेगा, वैक्यूम नहीं रहेगा तो एयर रहेगा, तो एयर के पार्टिकल के साथ वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आपका स्ट्राइक करेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ राइट साइड में, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, ऐसे कई सारे इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे। अगर एयर पार्टिकल होंगे तो एयर पार्टिकल के साथ वो कोलाइड कर जाएगा और अपनी एनर्जी को लूज कर जाएगा, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो लूज हो जाएगी। तो लास्ट में जहाँ पे हमें यहाँ पे बहुत हाई स्पीड पे वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे जब बायस ग्रिड से पास कर रहा था, तो वो उतनी एनर्जी से पास नहीं कर पाएंगे और उतनी एनर्जी से वो स्ट्राइक नहीं कर पाएंगे, तो मशीनिंग हो पाएगी। इसीलिए हमें इसके अंदर एयर को रिमूव करना पड़ता है और वैक्यूम क्रिएट करना पड़ता है। तो इसीलिए वैक्यूम आपका इलेक्ट्रॉन बीम गन के अंदर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो वैक्यूम इज ए वेरी नेसेसरी कंडीशन टू कीप वैक्यूम इनसाइड द इलेक्ट्रॉन बीम गन, ताकि वो अपनी एनर्जी को लूज ना करे। इलेक्ट्रॉन जब वो आपका कैथोड से इमिट हो, टंगस्टन और टेंटलम फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो, तो वो काफी हाई एनर्जी से रिलीज हो और अपनी एनर्जी को लूज ना करे, तो इसलिए हम रखते हैं। अब वो जो वैक्यूम यहाँ पे हम क्रिएट करके रखते हैं इलेक्ट्रॉन बीम गन के अंदर, उसके लिए ये दो पोर्ट दिए गए हैं। ये वाला जो पोर्ट है, अगर आप ये देखें, ये वाला पोर्ट, इस वाले पोर्ट को इसलिए दिया गया ताकि आप इस वैक्यूम के अंदर कितना वैक्यूम क्रिएट किया है उसको मेजर करने के लिए वैक्यूम गेज लगा सकते हैं, और वैक्यूम गेज से मेजर कर सकते हैं कि कितना इसके अंदर वैक्यूम हमने प्रोड्यूस कर लिया है। ये साइड में, राइट साइड में एक और पोर्ट है यहाँ पे, ये पोर्ट इसलिए दिया हुआ है, ये पोर्ट इसलिए दिया हुआ है क्योंकि ये यहाँ पे हम डिफ्यूजन पंप लगाते हैं, या रोटरी पंप और डिफ्यूजन पंप दोनों लगा देते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम इसके अंदर जो वैक्यूम क्रिएट करके रखना होता है वो वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं। तो डिफ्यूजन पंप एक्चुअल में हमें इसके साथ अलग से लगेगा, इस पोर्ट के थ्रू कनेक्ट होता है, जो कि एक्चुअल में इसके अंदर जो वैक्यूम क्रिएट करना होता है इलेक्ट्रॉन बीम गन के अंदर, वो वैक्यूम हम डिफ्यूजन पंप या रोटरी पंप से ही क्रिएट कर पाते हैं। तो इसीलिए हमें ये पोर्ट जरूरी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सारे पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, कौन कौन सा कितना कितना क्या क्या रखना है, कौन कौन से पार्ट्स हैं इसके, और एक लास्ट जो पार्ट है इसका जो बताना बहुत जरूरी है, ये देखिए, ये नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये डिस्क लगी हुई है, ब्लैक ब्लैक डॉट लग रही है जिसके अंदर होल्स हैं, ये ब्लैक डॉट, इसके अंदर होल्स दिख रहे हैं आपको। तो ये जो ब्लैक ब्लैक पोर्शन है ये एक डिस्क है जिसको हम बोलते हैं स्लॉटेड डिस्क। क्या बोलते हैं? स्लॉटेड। ये स्लॉटेड डिस्क क्या करता है, जब आपका फोकस इलेक्ट्रॉन बीम आपका इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग से आता है, ये बीम मशीन से आता है और वर्कपीस पे स्ट्राइक करता है, तो क्या होता है, मटेरियल जो है वो मेल्ट होता है। जब आपका इलेक्ट्रॉन फोकस इलेक्ट्रॉन बीम मशीन से आता है तो वो मटेरियल पे स्ट्राइक करता है और हीटिंग क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पे आपका मेल्टिंग होती है हीटिंग की वजह से, और वेपराइजेशन होता है। वेपराइजेशन होने की वजह से वेपर फॉर्म वापस फ्लो होके इलेक्ट्रॉन बीम मशीन के अंदर जाना चाहते हैं, तो यहाँ से वापस इंटर करना चाहते हैं वापस ऊपर, जिससे आपका क्या होता है, वो विंडोज जो बनी हुई है, जो विंडोज बनी हुई है यहाँ पे आपकी, कहाँ पे, जहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन बीम आता है वापस, तो इलेक्ट्रॉन बीम मशीन का जो विंडो है उससे वापस वो जाके वहाँ पे उसके ऊपर जम जाता है या उसके अंदर इंटर कर जाता है, जिसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग खराब हो सकती है और इसके फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को के जो फोकस इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है स्ट्राइक कर रहा है उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, रेजिस्ट कर सकती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये चीजें ना हो।
तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो इलेक्ट्रॉन है आपका वो वापस जब मटेरियल मेल्ट हो तो वो मटेरियल वापस उसमें ना जाए। मटेरियल मेल्ट हो और वेपराइज हो तो उस केस में वो वापस उस ये देखिए जैसे मटेरियल, तो आपका हम चाहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन जो आपका आए फोकस इलेक्ट्रॉन जो मटेरियल को मेल्ट करे, तो वो जो वेपर्स है वो वापस इसके अंदर इंटर ना करे आपके इलेक्ट्रॉन बीम मशीन के अंदर। तो उसके लिए ये स्लॉटेड डिस्क लगाया है। स्लॉटेड डिस्क क्या करता है, फोकस इलेक्ट्रॉन को वर्कपीस पे स्ट्राइक करने देगा, लेकिन जो वर्कपीस पे जब मेल्टिंग और हीटिंग होने के बाद वेपराइजेशन होगी वो वेपर को वापस नहीं आने देगा इलेक्ट्रॉन बीम मशीन की तरफ, तो वो उसको फ्लो होने से रोकता है ताकि आपकी इलेक्ट्रॉन बीम मशीन जो है वो सेफ रहे और उसको फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कोई रेजिस्टेंस प्रोवाइड ना हो बाई वेपर्स ऑफ द वर्कपीस मटेरियल। तो स्लॉटेड डिस्क का ये काम है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। थोड़ी सी चीजें मैं बता देता हूँ इसमें कि इसमें जो बायस ग्रिड है वो मैंने आपको बताया। प्रेशर जो आपका जनरली जो डिफ्यूजन पंप है, जो डिफ्यूजन पंप है इसके अंदर वैक्यूम जो क्रिएट करके रखते हैं हम, वो जनरली जो है 10 to 4 -4 10 to the power -4 to 10 to the power -6 टॉर्क 10 to the power -6 टॉर्क के बराबर प्रेशर हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं। तो इतना प्रेशर का हम टॉर्क जो है वैक्यूम क्रिएट करते हैं। और आपको पता ही है कि 1 टॉर्क इज इक्वल टू 1 mm ऑफ Hg। ठीक है, और जो भी हम इसमें जो सप्लाई देंगे, एक चीज और है, ये जो सप्लाई देते हैं इलेक्ट्रॉन बीम से, हाई वोल्टेज सप्लाई की है, इसको नेगेटिव टर्मिनल बना दिया है आपके कैथोड को, और इसको एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल बनाया है, पॉजिटिव लिवाया, और इसके बीच में वोल्टेज सप्लाई किया 100 किलो वोल्ट के आसपास। तो उस केस में ये जो सप्लाई हम करते हैं वो पल्स मोड में करते हैं, पल्स मोड में की जाती है, ना कि कंटिन्यूस मोड। दो तरह के मोड होते हैं, पल्स मोड या फिर कंटिन्यूस मोड। इन दोनों में फर्क क्या है वो मैं बता देता हूँ। जब हम पल्स मोड में देते हैं तो पल्स मोड का मतलब है इस तरह से सप्लाई देना, कंटिन्यूस का मतलब है सप्लाई कंटिन्यूस देना। जब ये आपको दिख रहा है ये पीक, इस टाइम पे हम इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन इमिशन हो रहे हैं इस पर्टिकुलर टाइम में। जब यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम आ रहा है, इस टाइम पे कोई इलेक्ट्रॉन इमिशन नहीं हो रहा, उसको स्टॉप कर दिया गया। तो यहाँ पे अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन इमिशन हो रहा है, इस पर्टिकुलर स्टेज में नहीं हो रहा है। फिर से थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रॉन इमिशन किया, फिर थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दिया। तो इस तरह से ये पल्स मोड के फॉर्म में, डिजिटल मोड के फॉर्म में जिसे बोल सकते हैं, पल्स मोड के फॉर्म में हम सप्लाई देते हैं इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग में, जो कि हम कंटिन्यूस मोड में सप्लाई नहीं देते। जो कंटिन्यूस मोड में हम इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में हम कंटिन्यूस मोड का यूज करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग में हम पल्स मोड का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसकी जो करंट है, जो हम करंट रखते हैं, वो जनरली बीम करंट जो होती है वो 250 माइक्रो एम्पेयर से लेके 1 एम्पेयर, बहुत कम करंट का सप्लाई देते हैं। और पल्स ड्यूरेशन, कितनी देर के लिए आपको इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करना है, तो इस टाइम को हम बोलते हैं पल्स ड्यूरेशन। जैसे अगर आपको यहाँ दिख रहा होगा, इस टाइम को हम बोलते हैं जितने टाइम में हमने इलेक्ट्रॉन इमिट किया, फिर थोड़े टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं किया, तो ये पल्स ऑन टाइम है T1, और ये T ऑफ, पल्स ऑफ टाइम है। तो पल्स ऑन ड्यूरेशन कितना रहता है वो जनरली हम रखते हैं 50 माइक्रोसेकंड से लेके 50 मिली सेकंड तक। तो इतनी देर के लिए हमारा ये पल्स ऑन ड्यूरेशन रहता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एनर्जी पर पल्स, और एनर्जी कितनी प्रोड्यूस कर रहे हैं पर पल्स, एक पल्स के रिगार्डिंग हमारी एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हो रही है। यानी अगर जो हमने एक पल्स दिया, ये दूसरा पल्स है, तीसरा पल्स है, पर एक पल्स में हम कितना एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर एक पल्स में हम कम से कम 100 जूल पर पल्स प्रोड्यूस कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग में, जो कि काफी अच्छा अमाउंट है। स्पॉट साइज आपको मैंने बता ही दिया था, जितने स्पॉट पे हम प्रोड्यूस करते हैं वो स्पॉट साइज जो है वो 50 माइक्रो एम्पेयर से लेके आपका 10 माइक्रो एम्पेयर से लेके 500 माइक्रो एम्पेयर तक रहता है। ठीक है, और डेंसिटी, जो एनर्जी डेंसिटी है, हाई एनर्जी डेंसिटी जो हम प्रोड्यूस करते हैं इसमें बहुत ज्यादा होती है। ये एक्चुअल में लेजर बीम मशीनिंग और इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग की एनर्जी डेंसिटी जो होती है बहुत ज्यादा होती है। तो जनरली इसकी जो होती है वो 10⁴ किलोवाट पर mm², यानी 1 mm² में कम से कम 10⁴ किलोवाट ऑफ एनर्जी आप प्रोड्यूस कर लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा है। ठीक है,
ये LBM और EBM में बहुत ज़्यादा होती है। ये मैंने अभी EBM की आपको बताई है। और इसके बाद हम इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या क्या है। एडवांटेजेस में इलेक्ट्रॉन बीम provides very high drilling rate when small holes with large aspect ratios are to be drilled। जो बहुत ज़्यादा फाइन होल्स आपको करने हैं, माइक्रो साइज के होल करने हैं वर्क पीस के अंदर, ये आपका वर्क पीस है, इसके अंदर माइक्रोन लेवल पे आपको होल करने हैं, माइक्रोन लेवल पे आपको जब होल करने हैं जिनकी एस्पेक्ट रेशियो बहुत ज़्यादा है, यानी कि आपकी थिकनेस ज़्यादा है और उसकी होल बहुत कम है, तो उसकी एस्पेक्ट रेशियो नेचुरली ज़्यादा हो जाएगी। तो वो जो रेशियो ऑफ लेंथ और डायामीटर ऑफ द ड्रिल इज नोन एज एस्पेक्ट रेशियो। तो जो आपका एस्पेक्ट रेशियो है और ड्रिलिंग जो हमें करनी है वो बहुत फाइन ड्रिलिंग हम कर सकते हैं इससे, EBM से। इन कैन ऑलमोस्ट कट एनी मटेरियल इररिस्पेक्टिव ऑफ द मैकेनिकल प्रॉपर्टी। कितना भी हार्ड मटेरियल हो, किसी भी तरह की उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, मटेरियल वो कट कर सकता है। इसमें कोई मैकेनिकल कटिंग फोर्स नहीं लगाया है, कोई स्ट्राइकिंग, मतलब आप कोई भी हिटिंग नहीं कर रहे हो फिजिकल कांटेक्ट में लाके, इलेक्ट्रॉन लेवल पे आप जाके स्ट्राइक कर रहा है मटेरियल पे, तो उस हिसाब से कटिंग फोर्स बहुत कम प्रोड्यूस होती है, वर्क होल्डिंग कॉस्ट बहुत कम रहती है। फ्रेजाइल और ब्रिटल मटेरियल को भी आप कटिंग कर सकते हो इसमें। हीट इफेक्टेड जोन बहुत कम रहती है, क्यों? क्योंकि हम एक साथ बहुत ज्यादा एनर्जी आप प्रोड्यूस कर रहे हो, 10⁴ किलोवाट पर mm स्क्वायर। अब उससे क्या होगा, इसमें फायदा क्यों ये हीट इफेक्टेड जोन कम है? आप बोलोगे हीट तो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए मुझे ये ड्रिलिंग करनी है तो इतनी एनर्जी में प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो ये मैं बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं करता, तो ड्यूरेशन, जो टाइम ड्यूरेशन होता है, जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो मेरा बहुत कम रहता है इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग में भी एज वेल एज लेजर बीम मशीनिंग, क्योंकि हम एक बहुत कम टाइम में इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम कम होने की वजह से ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा हीट को फ्लो होने के लिए अपने आसपास वाले रीजन में। तो ये आसपास वाला रीजन में कम फ्लो करेगा, तो ये हीट इफेक्टेड जोन भी जो है वो कम बनेगा। तो हीट इफेक्टेड जोन भी आपका कम मिलता है, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन कम मिलता है, तो हीट को टाइम कम मिलता है वर्क पीस में फ्लो होने के लिए, और जितने कम टाइम मिलेगा उतना हीट इफेक्टेड जोन कम रहेगा। तो इसीलिए EBM में हीट इफेक्टेड जोन भी काफी कम रहता है। इट कैन प्रोवाइड होल ऑफ एनी शेप, किसी भी टाइप का शेप का आप होल प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है, और बहुत हाई एक्यूरेसी से आप प्रोड्यूस कर सकते हो यूजिंग CNC। लिमिटेशन क्या है? हाई कैपिटल कॉस्ट है, कॉस्ट बहुत ज्यादा है इसके इक्विपमेंट की और मेंटेनेंस करने की। स्किल लेबर चाहिए इसके लिए, हाईली स्किल्ड लेबर की जरूरत है इसे ऑपरेट करने के लिए। इंटरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम विद द वर्कपीस सरफेस प्रोड्यूसेस रेडियस एक्सरे एंड हेंस शील्डिंग इज नेसेसरी। तो इसमें शील्डिंग की बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपका इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करता है वर्कपीस पे तो वो बहुत सारी एक्सरेज प्रोड्यूस करता है, जो कि बहुत नुकसानदायक है बॉडी के लिए, इसीलिए हम उसको शील्ड करके रखते हैं। वैक्यूम इज एसेंशियली रिक्वायर्ड, इसमें वैक्यूम रखना पड़ता है, जो कि एक इफेक्टिव और कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज्यादा पड़ जाता है वैक्यूम लगाना, सेटअप करना। वेरी हाई वोल्टेज इज रिक्वायर्ड टू ऑसिलेट द इलेक्ट्रॉन, तो काफी ज्यादा वोल्टेज आपको देनी पड़ती है, 100 किलो वोल्ट मैंने आपको बताया रखली इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट करने के लिए। अब आपका जो एप्लीकेशन है वो कहाँ कहाँ मिलता है? इट इज यूज फॉर ड्रिलिंग वेरी स्मॉल डायमीटर होल, ड्रिलिंग करने के लिए जो माइक्रोन लेवल पे आपको होल ड्रिल करना किसी वर्कपीस पे, तो आप वो इससे कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन। और स्पेशली अडॉप्टेड फॉर माइक्रो मशीनिंग, देखिए बता ही दिया, माइक्रो मशीनिंग करनी, माइक्रोन लेवल पे आपको मशीनिंग करनी है तो आप EBM का इस्तेमाल करिए, बहुत अच्छी एक्यूरेसी देता है। मशीनिंग ऑफ थिन मटेरियल, कट ऑफ स्लॉट्स, कहीं कटिंग करनी है या थिन मटेरियल पे काम करना है तो आप इसे कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में आपका बहुत इस्तेमाल होता है। तो यही था आपका इलेक्ट्रॉनिक मशीनिंग, आपके बारे इसके बारे में सारा कुछ मैंने आपको बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।